अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में मुख्तलिफ़ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी एक्सक्रीशन ख़त्म की थी। हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच, ये सारे एनिमल्स हमने पढ़ लिए। तो हम उन जानदारों को, उन एनिमल्स को पढ़ने से हमें वैरायटी का पता चला कि मुख्तलिफ़ जानदारों में कैसे कैसे मैकेनिज़म्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं एक्सक्रीशन के। पर वो तमाम जानदार थे इनवर्टिब्रेट्स, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो ये आज हमारा टॉपिक होगा, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स। अब देखें, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो प्रिमिटिव जानदार हैं, यानी वो एंशियंट हैं, वो पहले आए थे ज़मीन पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया और फिर वर्टिब्रेट्स ज़मीन पे पैदा हुए। अब इनवर्टिब्रेट्स के मैकेनिज़्म हमने पढ़े। हाइड्रा में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। प्लेनेरिया में था निज़ाम नालियों का, फ्लेम सेल सिस्टम, प्रोटोनेफ्रीडियम। फिर हमने अर्थवर्म पढ़ा, उसमें भी एक स्पेशल निज़ाम था, पर उसकी बॉडी सेगमेंटेड थी और हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडिया था अलग-अलग। फिर कॉकरोच में पढ़ा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स के जो एंसेस्टर हैं, हमने कह दिया कि उनमें सेगमेंटली अरेंज टिब्यूल्स हैं, कि हर सेगमेंट में एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स अरेंज्ड हैं, जैसा कि मेटानेफ्रीडियम इन अर्थवर्म। यही जो खसूसियत है कि हर सेगमेंट में एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स मौजूद हैं, ये खसूसियत शुरू में वर्टिब्रेट्स के एनिमल्स में भी थी। कई वर्टिब्रेट्स हैं जैसे हैग फिशेस, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज टिब्यूल्स वाले किडनीज़ हैं। इनके अंदर गुर्दे तो पाए जाते हैं, लेकिन उन गुर्दों के अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसी तरह जैसे अर्थवर्म के सेगमेंट्स हैं, और उसी तरह नालियाँ हैं जैसे अर्थवर्म के अंदर नालियाँ थी। पर यहाँ पे अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हो गई है कि इनके अंदर क्या मौजूद है, किडनीज़। वो वर्टिब्रेट्स में ही हैं, इनवर्टिब्रेट्स में किडनीज़ की तरह के कोई ऑर्गन नहीं थे। तो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हालांकि इनवर्टिब्रेट्स में किडनीज़ नहीं थे, अब वर्टिब्रेट्स में किडनीज़ प्रोड्यूस हुए, लेकिन किडनीज़ के अंदर जो अरेंजमेंट है टिब्यूल्स की, वो उसी तरह है, सेगमेंटली अरेंज्ड, यानी ये इनके एंसेस्टर जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनसे मिलती जुलती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट्स हुई और दूसरे वर्टिब्रेट्स में किडनीज़ आ गए। पर आज के जो किडनीज़ हैं, जो आजकल के जानदारों में, एनिमल्स में मौजूद हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे अंदर कुछ सेगमेंटली अरेंज टिब्यूल्स नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली जानदारों में सेगमेंटली अरेंज थे, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एवोल्यूशन हुई, तो वर्टिब्रेट्स के किडनीज़ में भी मॉडिफिकेशन हुई। आज के जो किडनीज़ हैं उनमें न्यूमरस टिब्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन सेगमेंटली अरेंज नहीं है, और उनके अंदर खून की नालियों का नेटवर्क मौजूद है। हर किडनी के अंदर नालियों का एक स्पेशल निज़ाम है, और स्पेशल किस्म के, आप कह लें कि फ़िल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे फ़िल्टरिंग प्लांट्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है बेसिकली वो किडनी के अंदर लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, और ये उसी तरह समझ लें कि जैसे छोटे छोटे फ़िल्टर होते हैं। खून जब गुज़रता है गुर्दों में से, वो इन छोटे छोटे फ़िल्टर्स में से गुज़रता है, इन स्ट्रक्चर्स में से गुज़रता है। और आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि ये जो छोटे छोटे फ़िल्टर्स हैं नेफ्रॉन, ये इनके अंदर से जब खून गुज़रता है तो ऑटोमेटिकली फ़िल्ट्रेशन हो जाती है, खून साफ़ हो जाता है, और नाइट्रोजन वेस्ट, पानी, नमकियात एक साइड पे हो जाते हैं, और ब्लड एक साइड पे क्लियर होता रहता है। वो कैसे फंक्शन करते हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट आप ये याद रखें कि किडनीज़ के अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, फ़िल्टर्स आप कह लें उनको, उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था कि अर्ली इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था, फिर अर्ली वर्टिब्रेट्स में कैसा था, और आज के वर्टिब्रेट्स में क्या है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स में हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो ये कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम पहले से भी पिछले लेक्चर्स में भी करते रहे हैं कि वेस्ट के खारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो वेस्ट खारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं तो वो वेस्ट मोस्टली तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से केमिकल्स हैं जो वेस्ट हैं। वो ज़रूरी नहीं वो नाइट्रोजनस हो, उसमें कार्बन भी हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकती। पर चूँकि वेस्ट बनते, अब देखें जानदार और बेजान में एक फ़र्क तो ये भी है ना कि जानदारों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल है, मेटाबॉलिज्म। एक सेल लिविंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस रनिंग इन देयर सेल्स फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब अपने आप को कायम रखना। जानदार क्यों लिविंग हैं, वो अपने आप को क्यों कायम रख रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो फिर जो वेस्ट भी बनते हैं इसी केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में ही वेस्ट बनते हैं, इसलिए इन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह सकते हैं। अब वो वेस्ट क्या क्या हैं, ये तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए थे आपकी बुक में, तो यहाँ पे मैंने उनको पॉइंट्स बना दिए कि जैसे यूरिया हमारी बॉडी में बनता है जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यूरिया अमाइनो एसिड्स की जब डीएमाइनेशन होती है अमाइनो ग्रुप से यूरिया बनता है। फिर हमारे समय एक और नाइट्रोजनस वेस्ट है क्रिएटिनिन, ये हमारे मसल्स में एक कंपाउंड है क्रिएटिन, उसके मेटाबॉलिज्म से बनती क्रिएटिनिन। फिर हमारे बॉडी में अगर जो यूरिक एसिड है वो बनता है न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन से, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए उनकी ब्रेकडाउन से हो सकते हैं। फिर इसी तरह बिलीरुबिन चौथे पॉइंट में हमने लिखा है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं आपको पता है उनकी एक ख़ास एज होती है 3 से 4 मंथ तक, फिर उनकी ख़त्म हो जाते हैं लीवर के अंदर जाके, उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो भी डिस्ट्रॉय की जाती है और उससे बिलीरुबिन, ये येलो कलर का एक पिगमेंट है। तो ये हमारे बाइल, जो आपने फर्स्ट ईयर में 12th चैप्टर में पढ़ा था बाइल पिगमेंट्स, उसमें भी ये बिलीरुबिन भी होती है येलो कलर की। और इसके अलावा और भी बहुत से मेटाबोलाइट्स हैं जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हुए के ज़रिए बनते हैं। तो ये कुछ वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। लार्जली हमारी जो यूरिन है हमारी बॉडी में, उसमें ये वाले वेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स कौन कौन से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के जो 2 मेजर ऑर्गन्स हैं, एक तो है लीवर, दूसरा है किडनीज़। लीवर हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, किडनीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लीवर। तो लीवर जो है, लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस। अब सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं लीवर को, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी केमिकल्स बनते हैं, या ये कह लें कि जैसे ये हमारी बॉडी का मेन जंक्शन है कि ब्लड जब किडनीज मतलब जिगर में से गुज़रता है तो बहुत से वेस्ट ब्लड में से अलहदा किए जाते हैं, बहुत से वेस्ट ब्लड में से साफ़ किए जाते हैं। इसलिए ये सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस भी है, ये सेंट्रल स्टेशन भी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हर सेल में हो रहा है, लेकिन लीवर को सेंट्रल स्टेशन क्यों कह रहे हैं? कि उस मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जितने भी केमिकल्स बनते हैं या वेस्ट बनते हैं उनको लीवर में आके ही साफ़ किया जाता है, या दूसरी जगह साफ़ करने की है किडनीज़, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम लीवर का रोल पढ़ रहे हैं। लीवर के जो फंक्शंस हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए लीवर के फंक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल, क्योंकि लीवर का जो है बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम के साथ लीवर का ताल्लुक़ है। देखें, ब्लड ने लीवर में से गुज़रना है। अब एक मिसाल के तौर पे हम घरों में जब फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं तो वो हमें उसके फ़िल्टर बदलने पड़ते हैं कुछ अरसे के बाद। क्यों बदलने पड़ते हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है उनके फ़िल्टर इतने गंदे हो चुके होते हैं कि फ़र्दर वो पानी को साफ़ ही नहीं करते। फिर हमें जो पानी मिल रहा होता है वो साफ़ नहीं होता, फ़िल्टर हमें बदलना पड़ता है।
तो ये जो लीवर है या किडनीज़ हैं, ये उन्हीं फ़िल्टर्स का काम ही कर रहे हैं ना, कि जब हमारा खून गुज़रता है लीवर में से या किडनीज़ में से, वो साफ़ होता है। तो अगर एक पल के लिए सोचें लीवर का फंक्शन ना रहे, खून को साफ़ करना, या किडनीज़ का फंक्शन ख़त्म हो जाए, तो हमारे बॉडी के ज़्यादातर हिस्सों को फिर गंदा खून ही जाएगा। तो कितनी देर तक ये नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली लीवर और किडनी, इनका बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स के साथ लिंक है, क्योंकि खून ने इनमें से गुजरना है, फिर इनसे गुजर के दूसरे ऑर्गन में से जाना है। दूसरे ऑर्गन से कई केमिकल्स हैं जो लीवर में आते हैं, और लीवर में से कई केमिकल्स हैं जो दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं। तो लीवर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर बॉडी के ऑर्गन्स के साथ इसका लिंक है। फिर ये जो लीवर है ये किडनी की सपोर्ट भी करता है वेस्ट खारिज करने में। हमने बात की थी पिछले दो लेक्चर पहले, जब हमने कहा था कि कुछ जानदार अमोनिया खारिज करते हैं, कोई यूरिया खारिज करते हैं, कोई यूरिक एसिड। ये काम लीवर में होता है। अमोनिया बनती है जानदारों में, अमोनिया, पर हमने कहा था अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसको खारिज करने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए कुछ जानदार जिनके पास पानी ज़्यादा है वो तो अमोनिया खारिज कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास पानी कम है फिर वो अमोनिया खारिज नहीं कर पाते। फिर उनको वो अमोनिया को एक कम जहरीली हालत में, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जहरीलापन या तो ख़त्म करना या कम करना। अब अमोनिया ज़्यादा जहरीला है, उसको कम करके यूरिया में बना लिया जाए। यूरिया कम जहरीला है, टॉक्सिक है। इस तरह अगर यूरिया भी उस जानदार को लगता है कि ये ज़्यादा टॉक्सिक है, तो यूरिया को फर्दर यूरिक एसिड में भी बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारे लीवर में होते हैं। तो लीवर किडनी की सपोर्ट करता है कि अगर लीवर ऐसा काम ना करे, फ़र्ज़ करें लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ना करे, तो गुर्दों में जो खून जाएगा उसमें अमोनिया होगी, और अमोनिया आपको पता है इतनी टॉक्सिक है कि ये टिश्यूज़ में जाके टिश्यूज़ को डैमेज करती है। तो गुर्दे आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गुर्दों की हेल्प हो रही है कि लीवर क्या करता है, पहले से ही वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके भेजता है। खून जो जिगर से खून जाता है पूरी बॉडी में गुज़र के, जिगर से गुज़र के, तो उसमें यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है, अमोनिया कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो चुकी होती है। कुछ साइंसदान ये समझते थे कि ये जो स्किन होती है हमारी, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि स्किन से सीबम निकलती है। ये ऑयली सी स्किन हो जाती है ना हमारी गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो वो ऑयली जो सेक्रीशन निकलती हैं बेसिकली वो सेबेशियस ग्लैंड से निकलती हैं। और स्किन जो है वो पसीना भी पैदा करती है, उसमें पानी नमकियात होते हैं पसीना में। तो साइंसदान ये भी समझते रहे कि शायद ये एक्सक्रीशन है कि पानी नमकियात वेस्ट थे, खारिज हो गए, वो ऑयली सेक्रीशन वेस्ट थी, खारिज होगी। लेकिन ये एक्सक्रीशन नहीं है। रिसर्च से ये पता चला है कि जो सीबम खारिज होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन के लिए होती है, और जो स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी है, पसीना पैदा करना, वो तो ठंडक के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी की वेस्ट चीज़ें खारिज करना। इसका मतलब है ये वेस्ट नहीं खारिज हो रहे, ये तो बेसिकली आपकी बॉडी को एक तो सीबम माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रही है, दूसरा जो पानी नमकियात हैं आपके बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खारिज हो रहे हैं। वेपोरेशन से आपकी कूलिंग मिलती है। तो स्किन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ये आगे हमने पिछले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया कि अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है, वो वहाँ पे हमने स्केच पढ़ लिया था। यहाँ पे भी उसको देख लें कि अगर आप यहाँ से आगाज़ करेंगे ऑर्निथीन से, हमारे लीवर में मौजूद होती है ऑर्निथीन, और फिर एक अमोनिया और CO2 का मॉलिक्यूल और एक ऑर्निथीन मिलकर सिट्रुलिन बनाते हैं। ये जो सिट्रुलिन है ये भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। सिट्रुलिन के अंदर एक और अमोनिया शामिल होती है, उससे बन जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट। ये भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, उससे बन जाती है आर्जिनिन। फिर आर्जिनिन की फर्दर एक एंजाइम आर्जिनेज ब्रेकडाउन करता है, उससे बन जाता है यूरिया।
तो ये देखें, एक यूरिया का मालिक्यूल बनाने के लिए इसमें एक अमोनिया, एक CO2, एक और अमोनिया, यानी 2 अमोनिया के मालिक्यूल लगे, एक CO2 का मालिक्यूल लगा, उसमें अर्ली पहले से मौजूद ऑर्निथीन यूज़ हुई और पूरा यूरिया साइकिल चला और उससे एक यूरिया का मालिक्यूल बना। अब इस सारे प्रोसेस से फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि अमोनिया पहले ज़्यादा टॉक्सिक है और यूरिया कम टॉक्सिक है, ये काम भी लीवर में होता है। इस पूरे मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं यूरिया साइकिल, ये लीवर में चलता है। तो ये तो एक है ना, इस तरह और भी सैकड़ों हैं डिटॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज़म्स, वो हमारे लीवर में चलते हैं। अब कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं जो लीवर परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर? तो एक तरफ उन्होंने आपकी बुक्स में भी जो है ना इसी तरह टेबल बना हुआ है, तो मैंने उसको ज़रा एक मतलब उसी टेबल को उसी सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब लीवर का फंक्शंस एक तरफ लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसका होम्योस्टेसिस में क्या रोल है। अब लीवर में कई चीज़ें सेंथेसाइज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट भी सेंथेसाइज होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट के सेंसिस से फ़ायदा क्या होता है? किडनी की सपोर्ट हो रही है। फिर लीवर के अंदर बहुत सी प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, अल्ब्यूमिन है। ये प्रोटीन्स आपने इनका जिक्र आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जब हम ब्लड की वो पढ़ते हैं, ब्लड की कंपोजिशन के ब्लड में क्या क्या होता है। तो इन प्रोटीन्स का फिर होम्योस्टेसिस में क्या रोल है कि ये ब्लड क्लोटिंग में मदद देती हैं और ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ब्लड के अंदर भी तो एक रेशियो होती है ना, पानी की और नमकियात की, तो उस रेशियो को मेंटेन करने में इन प्रोटीन्स का रोल है। फिर लीवर में बाइल बनता है, बाइल जूस, वो आपको डाइजेशन में मदद देता है। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में, एमल्सिफिकेशन का मतलब यहाँ ब्रेक डाउन है, यहाँ मतलब ये है कि बड़े बड़े जो फैट के टुकड़े हैं उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं एमल्सिफिकेशन। फिर लीवर में लिपिड्स भी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बनता है, लिपोप्रोटीन्स भी बनती, इससे भी ब्लड की केमिस्ट्री मेंटेन रहती है, ब्लड में एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। और ये जो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनसे हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन भी बनती है। फिर लीवर का एक फंक्शन ये है स्टोरेज ऑफ आयरन, लीवर में आयरन स्टोर होता है, उस आयरन से फर्दर हम हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। लीवर में ग्लाइकोजिन स्टोर होती है, ग्लाइकोजिन हमारा एनर्जी रिजर्व, जैसे पौधे अपनी खुराक स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं, तो जानवर अपनी खुराक ग्लाइकोजिन की सूरत में स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी में भी हमारी खुराक एक्स्ट्रा जो होती है ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लीवर में बहुत सी चीज़ों की कन्वर्शन होती है, कन्वर्शन में ग्लूकोज है, उससे ग्लाइकोजिन बनती है, लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजिन बनता है, फिर ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज बनता है। इन सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है? एनर्जी स्टोर हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। फिर लीवर के अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ों की रिसाइकलिंग होती है, जैसे हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं, इनकी ब्रेकडाउन होकर नए बन जाते हैं, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो नए पुराने वालों की डेथ हो जाती है तो नए वालों से फिर वो काम हो रहा है कि पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचाना। फिर वही बातें कि लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका जहरीलापन ख़त्म करना, उनको डिटॉक्सीफाई करना, तो इससे किडनी की भी मदद हो रही है। जैसे फूड एडिटिव्स हैं, हम खुराक में कई केमिकल्स शामिल करते हैं जो हमें उनसे कोई ताकत एनर्जी नहीं मिलनी होती, जैसे फ्लेवर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, खुशबू के लिए हम कोई खुराक में केमिकल डाल दिया, उन्होंने हमें एनर्जी या वो तो हम बस अपनी, आप कह लें कि अपनी चाहत के लिए, आप कह लें, या हम अपनी पसंदीदगी के लिए ऐसा करते हैं जी, उस खुशबू हमें अच्छी लगेगी, चलो ये खाने में ये वाली चीज़ डाल दो, जायका हमें अच्छा लगेगा, ये वाली चीज़ डाल दो। पर वो भी एक किस्म के वेस्ट चीज़ें ही होती हैं, उनको भी लीवर ही अलहदा करता है। फिर पेस्टिसाइड, अगर हमारी खुराक में कोई कीड़े मार दवाइयाँ हैं, हम ऐसी खुराक खा ली, फल हम बिना धोए खा लेते हैं, सब्ज़ी बिना धोए खा लेते हैं, तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में आ गई, या कोई ड्रग्स हमारी बॉडी में है, तो उन सब की डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में ही होती है। तो ये लीवर के फंक्शंस थे कि लीवर, इन तमाम फंक्शन से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लीवर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए होम्योस्टेटिक ऑर्गन, या आप कह लें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। हमने इसमें पढ़ा कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ा
कि अर्ली जानदारों में कैसा है और आज के जानदारों में कैसा है। फिर हमने कहा वेस्ट कैसे कैसे बनते हैं और कौन कौन से वेस्ट बनते हैं, ये पॉइंट्स बना दिए। फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लीवर के मुख्तलिफ फंक्शंस और उसको टेबल की सूरत में अरेंज किया हुआ। तो ये आपने इसी तरह से बुक में भी है, आपने इसी तरह से इसको याद करना है। लेक्चर को गौर से सुने समझें, किसी बात की ना समझ आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बच्चे पूछते हैं तो फिर ज़रा पूछ लेना, इट्स ओके। आप इनबॉक्स में मैसेज करें या कमेंट्स में मैसेज करें, मैं आपके जो है सवालात का जवाब देता हूँ। मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई कि क्यों बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे खुशी होती है। और जब आप पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपके अंदर कोई तलब है, आप समझना चाहते हैं इस चीज़। ठीक है बच्चों, अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। हम अगला ऑर्गन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इंसान का, उसमें हम गुर्दों के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।